तो चलो सेकंड क्लास आज से शुरू करते हैं। तुम लोग भी हेडिंग डालो, प्रथम विश्व युद्ध तथा भारत। प्रथम विश्व युद्ध तथा भारत डाल दिया। सबसे पहले तो ये क्या होता है विश्व युद्ध, इस शब्द से परिचित है तुम लोग? विश्व युद्ध क्या होता है? जिसमें दो या दो से अधिक देश एक साथ और अपोजिट में भी दो या दो से अधिक देश एक साथ मिलकर लड़ाई करें, उसी को क्या बोलते हैं? विश्व युद्ध। उसी को क्या बोलेंगे? विश्व युद्ध। कहने का मतलब ये है कि अगर तुम्हारे गांव में 6 घर है, तुम्हारे गांव में 6 घर है, 3 घर एक साइड मिल के लड़ाई कर रहा है तो क्या बोलेंगे उसको? विश्व युद्ध। और एक एक देश अगर लड़ाई कर रहा है तो उसे विश्व युद्ध का नाम नहीं दिया जाएगा। जैसे वर्तमान में यूक्रेन और रसिया लड़ रहा था, कौन कौन लड़ रहे थे? यूक्रेन और रसिया। तो इसको विश्व युद्ध का नाम दिए क्या? नहीं दिए, ठीक है ना। तो एक एक देश लड़ाई करते हैं तो विश्व युद्ध नहीं होता है। जबकि एक से अधिक देश एक साथ और एक से अधिक देश एक साथ मिलकर लड़ाई करते तो क्या बोलेंगे? विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध में एक साइड लड़ रहा था अमेरिका, उसके साथ था ब्रिटेन, और इधर से लड़ रहे थे जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली। ये तीन एक साइड से 3 से और भी ज़्यादा देश शामिल थे, लेकिन मेजर ये देशों का नाम हम बता रहे हैं। अब इसमें क्या है, विश्व युद्ध की शुरुआत कब होती है भाई? 1914 से। कब होती है? 1914 से। तो प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब होती है? 1914। और महात्मा गांधी भारत कब आते हैं भाई? 1915। कब आते हैं? 1915। कितने तारीख को? 9 जनवरी। कब? 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी कहाँ आते हैं? महात्मा गांधी की भारत वापसी होती है। कहाँ से? अफ्रीका से। कहाँ से? अफ्रीका से। दक्षिण अफ्रीका गए हुए थे भारतीय एक व्यक्ति थे जो यहाँ के व्यापारी थे, उन्हीं का केस लड़ने, क्योंकि गांधी वकील थे। गांधी जी क्या थे? गांधी जी वकील थे, और वहाँ गए थे केस लड़ने। वहाँ से 9 तारीख को 9 जनवरी 1915 को लौट के कहाँ पे आते हैं? भारत आते हैं। और उस समय चल क्या रहा था? विश्व युद्ध। क्या चल रहा था? विश्व युद्ध। अब विश्व युद्ध में अंग्रेजों को चाहिए थी सैनिक। कोई भी युद्ध लड़ते हैं तो उसमें क्या चाहिए होता है? सैनिक चाहिए होता है। तो अंग्रेजों को चाहिए था सैनिक, और सैनिक मिलते कहाँ से? भारत से। कहाँ से मिलते? भारत से। और 1915 में ऑलरेडी गांधी आ गए थे, और गांधी जब 1915 में आए थे तो हम आगे जब पढ़ेंगे इसके आगे का जो भी हमारा टॉपिक होगा उसमें होगा चंपारण सत्याग्रह और खेड़ा या अहमदाबाद वाला मिल मजदूर आंदोलन। तो ये बैक टू बैक गांधी इन सफल सत्याग्रहों की यहाँ पे नेतृत्व कर चुके थे। क्लियर है? तो प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब होती है? कितना साल चलता है? 4 साल। और जाके खत्म कब होगा तब? 1918। ठीक है। अब देखिए विश्व युद्ध चल रहा है, अंग्रेजों को क्या चाहिए? सैनिक चाहिए। अंग्रेजों को क्या चाहिए? सैनिक। सैनिक कहाँ मिलेंगे? भारत में। कहाँ मिलेंगे? भारत में। अब जो भी, अब मान के चलिए कि आपके गांव में कोई बड़ा काम करना है, सारे जनता को बताना है, तो एक एक जनता से घूम घूम के बताने से बढ़िया है कि यहाँ के जो लोकप्रिय नेताजी हैं, नेताजी को पकड़ लीजिए और नेताजी से कहिए कि हमको ये चीज़ें चाहिए, आप अपने क्षेत्र से उपलब्ध करा दो। तो नेताजी को सब कोई जानता है कि नहीं? यहाँ का विधायक, यहाँ के मुखिया को कौन नहीं जानता? सभी जानता है। तो मुखिया जी जो बोलेंगे, विधायक जी बोलेंगे कि हम ये काम आप लोग मेरे लिए कीजिए, हम आपके लिए क्या काम करेंगे? फलाना फलाना काम कर देंगे। तो कोई भी इससे क्या हो जाएगा? कोई भी लोभित हो जाएगा। ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं कि गांधी से अंग्रेजों ने प्रॉमिस किया कि अगर आप हमें भारतीय सैनिक उपलब्ध करवाते हैं तो हम आपको आधा आज़ादी दे देंगे। कितनी आज़ादी? आधा आज़ादी को औपनिवेशिक स्वराज कहा जाता है बेटा। क्या बोला जाता है? औपनिवेशिक स्वराज्य। देखो, औपनिवेशिक का मतलब होता है कि किसी देश के अंदर रह के काम करना। औपनिवेशिक का मतलब क्या होता है? किसी देश के अंदर रह कर काम करना। और स्वराज का मतलब होता है अपना राज, स्वयं। स्वयं मतलब मैं खुद, और राज का मतलब अपना राज। स्वराज, अपना राज, मतलब मेरा भी राज हो और हम किसी देश के अंदर भी रह कर काम करें। तो आज़ादी पूरा हुआ कि आधा? आधा। आधा।
हम उस देश के अंदर भी रह के काम कर रहे हैं और अपना राज भी कर रहे हैं। तो आज़ादी कैसा हो गया? आधा। मतलब हम आज़ाद तो हैं लेकिन पूरी तरीक़े से नहीं, अभी भी किसी देश के अंदर रह के काम कर रहे हैं। इसीलिए इसको बोला गया औपनिवेशिक स्वराज, इंग्लिश में डोमिनियन स्टेटस। क्या बोलेंगे? डोमिनियन स्टेटस। ठीक है, गांधी इस बात पे राजी हो गए। गांधी ने सारे देशवासियों से आग्रह किया कि जो भी लोग हो सकता है तो अंग्रेज़ों की प्रथम विश्व युद्ध में मदद करें, और कई सारे हमारे जो देश के जवान थे उन्होंने अंग्रेजी सेना में भर्ती होकर अंग्रेज़ों की मदद भी की। लेकिन क्या होता है, 1918 में विश्व युद्ध की समाप्ति होती है और अंग्रेज़ युद्ध जीत जाते हैं। अंग्रेज़ युद्ध क्या हो जाते हैं? जीत जाते हैं। अब जैसे ही अंग्रेज़ युद्ध जीत गए, अंग्रेज़ों की मंशा ये थी कि अगर हम युद्ध में हार गए, तो ऐसे भी हमारा देश पीछे चला जाएगा, तो हम अपने देश को बचाएंगे कि भारत को? पहले वो अपना देश को बचाएगा कि भारत को? अपने देश को। तो वो सोच रहा था कि अपना देश में अगर हम काम करना शुरू कर देंगे अपने देश को बचाने की, या उसको डेवलपमेंट में लग जाएंगे, तो भारत को ऐसे भी छोड़ना पड़ेगा। तो भारत छोड़ेंगे तो आधा आज़ादी ऐसे भी मिल जाएगी भारत को। इसलिए उन लोगों ने बस एक चाल चल के गांधी को ऐसा समझा दिया कि हम आपको क्या दे देंगे? औपनिवेशिक स्वराज दे देंगे। अब क्या होता है बच्चों, जैसे ही 1918 में विश्व युद्ध की समाप्ति होती है, अंग्रेज़ों को पता था कि अब भारतीय हमसे क्या मांगेंगे? औपनिवेशिक स्वराज। भारतीय हमसे क्या डिमांड करेंगे? औपनिवेशिक स्वराज की। लेकिन हमें देना तो नहीं है, उन्हें देना तो है ही नहीं। तो क्या किया जाए ऐसा कि ये लोग मांगने ही ना आए, हमसे आज़ादी मांगने की बात ही ना करें। इसीलिए एक ऐसा कानून बना देते हैं कि आज़ादी मांगने से पहले वो लोग 10 बार सोचें। तो एक नया कानून ब्रिटिश संसद में पास किया गया, जिसे नाम दिया गया रॉलेट एक्ट। क्या नाम दिया गया? रॉलेट एक्ट। बोर्ड इरेज करो। चलिए अब देखते हैं रॉलेट एक्ट के बारे में। देखो, सबसे ज़्यादा अंग्रेजों को डर लगता था क्रांतिकारियों से। किससे? क्रांतिकारियों से। भारत में उस समय 3 प्रकार के लोग थे। उदारवादी। कौन कौन से? उदारवादी। दूसरा कहलाते थे उग्रवादी। क्या कहलाते थे? और तीसरे कहलाते थे क्रांतिकारी। क्रांतिकारी, और अंग्रेज इनको बोलते थे आतंकवादी। अंग्रेज क्या कहते थे इन्हें? आतंकवादी। तो 3 प्रकार से उस समय डिवीजन था, उदारवादी, उग्रवादी और क्रांतिकारी। उदारवादी कौन से लोग थे? जो अंग्रेजों के सामने एकदम इस वाले स्टाइल में जाके आज़ादी या किसी भी बात को मांगने की डिमांड करते थे। जैसे महात्मा गांधी कभी भी हिंसा नहीं करेंगे, गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, ये सब के सब उदारवादी लोग थे। उदारवादी का मतलब क्या है? बिना लड़ाई झगड़ा किए, बिना कोई बात विचार किए, और तब शांतिपूर्वक आज़ादी की डिमांड करना। वो लोग क्या कहलाते थे? उदारवादी। उदारवादी सीधा साधा व्यक्ति। उसके बाद आते थे उग्रवादी। उग्रवादी का मतलब ये है कि ये खुद तो कुछ नहीं करेंगे लेकिन करवा देंगे। क्या करेंगे? करवा देंगे। मतलब इसी में गरम दल आता है। ऊपर वाले को हम लोग बोलते थे नरम दल। क्या बोलेंगे? और नीचे वाले को बोल देते थे गरम दल। नरम से मतलब ही समझ रहे, एकदम नरम, एकदम कोई मतलब नहीं है लड़ाई झगड़े से। और गरम आदमी, देखो ये लोग ऐसे आदमी थे ना कि ये लोग कभी लड़ाई झगड़ा खुद से नहीं करते थे, ये लोग करवाते थे। ये लोग क्या करते थे? जैसे इसमें 3-4 लोगों का नाम आता है। लाल बाल पाल। क्या? लाल से लाला लाजपत राय, बाल से बाल गंगाधर तिलक, और पाल से बिपिन चंद्र पाल, और एक और नाम आता है अरविंद घोष का। ये लोग क्या करते थे? उत्साह भरने का काम करते थे। बाल गंगाधर तिलक मराठा और केसरी नामक पत्रिकाएं निकाला करते थे। तो बाल गंगाधर तिलक उसी में इतना खतरनाक भाषा लिखते थे कि अधर्मी को मारने वाला कभी पाप की भागीदारी नहीं हो सकता। अगर तुम पापी को मार दिया तो कभी भी तुम पाप की भागीदारी में नहीं होगा। और ये सुनते हुए लोगों के अंदर क्या भर जाता था? जोश। तो ये लोग क्रांतिकारियों के अंदर जोश भरते थे। उदारवाद उग्रवादी जो लोग थे क्रांतिकारियों के अंदर क्या भर देते थे? जोश। और ये लोग जाके उसका मर्डर कर देते थे। इनका काम था खाली जोश भर देने का। जैसे तुम सब क्रांतिकारी है और मैं जोश भर देता हूँ, ठीक है, कि इस प्रकार से काम करेगा तो तुम लोग कभी किसी पाप का हकदार नहीं होगा। तुम लोग जाता है भाई अन्याय करने वाले का सफाया कर देता है, तो तुम लोग क्या कहलाएगा? क्रांतिकारी। और हम क्या कहलाएंगे? उग्रवादी। ठीक है। क्रांतिकारी को अंग्रेज क्या बोलते थे? आतंकवादी। आतंकवादी, आतंक मचा के रखता है ये सब। जैसे
भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस तो नहीं शामिल थे क्रांतिकारी में, लेकिन राजेंद्र लाहिड़ी, अशफाक उल्लाह खां, राजगुरु, सुखदेव, ये सब के सब कौन थे? क्रांतिकारी। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा डर अंग्रेजों को किससे लगता था? क्योंकि ये बात करने में विश्वास नहीं रखते थे। ये लोग अंग्रेजों से बात करने में विश्वास नहीं रखते थे। सीधे अटैक, क्या मतलब? सीधे अटैक, सीधे मारो और ऊपर जाओ, हम भी मरेंगे तुम भी मरो, ये होते हैं क्रांतिकारी। तो अंग्रेजों को इसी बात का डर था कि अगर रॉलेट एक्ट पास नहीं हुआ तो ये क्रांतिकारी एक बार फिर से उठ जाएंगे ऊपर और कहेंगे हमें क्या दे दीजिए, हमें आज़ादी चाहिए, क्योंकि तुमने प्रॉमिस क्या किया है कि हम देंगे औपनिवेशिक स्वराज, और नहीं देगा तो इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। इन्हीं क्रांतिकारियों को रोकने के लिए अंग्रेजों ने क्या सोचा कि आवाज़ उठे उससे पहले ही कानून बना दो, कोई आए मेरे से मांगने उससे पहले ही क्या बना दो, कानून बना दो। तो इसी आवाज़ को रोकने के लिए उन लोगों ने रॉलेट एक्ट बनाया। तो देखा रॉलेट एक्ट। अब बात करते हैं, रॉलेट एक्ट 1919 में लाया गया, क्योंकि विश्व युद्ध कब खत्म हो गया था बेटा? 1918 में। तो इसके जस्ट बाद, क्योंकि मालूम था कि अब क्रांतिकारी संगठन फिर से ऊपर उठने वाला है, इसीलिए रॉलेट एक्ट लाया गया। रॉलेट एक्ट सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में पास किया गया था, और सिडनी रॉलेट उस समय एक जज था, न्यायाधीश था, उसी ने कहा कि इस प्रकार का एक कानून बनाया जाए, इसीलिए रॉलेट एक्ट उसी सिडनी रॉलेट के नाम पर ही दे दिया गया। चलो भाई, तुमने कानून बताया, तुम्हारे नाम पर यह कानून लागू हो गया, समझ में आ गया? तो रॉलेट एक्ट किसके नाम पर था? सर सिडनी रॉलेट, सर सिडनी रॉलेट, इसी के नाम पे क्या बन गया? रॉलेट एक्ट। जैसे मैं कानून बना दिया, मेरा नाम विशाल, तो हम बताएंगे विशाल एक्ट, क्योंकि कानून किसने बताया? मैंने बताया। इसलिए सर सिडनी रॉलेट ने कानून का सजेशन दिया था, इसलिए उसका नाम क्या दे दिया गया? रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट को बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील, बॉडी रेज करो बेटा। तो रॉलेट एक्ट 1919 रॉलेट एक्ट कानून सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में लागू किया गया था। हम लोग देख लिए ये क्या था? बिना वकील, बिना दलील और बिना अपील। बच्चों, हमारे संविधान में लिखा हुआ है कि अगर आपको पुलिस अरेस्ट करती है तो आप अपने पसंद का वकील चूज कर सकते हैं। आप वकील, चूँकि भारत में जितने भी लोग हैं, बहुत कम ही लोगों को संविधान के बारे में जानकारी है, अधिकांश लोगों को नहीं है, अधिकांश सेक्शन को जानकारी नहीं है संविधान के बारे में। तो जब जानकारी नहीं है तो पुलिस हमारे साथ अच्छा कर रही है या बुरा कर रही है, हमें क्या पता चलेगा? तो हम किसी ऐसे व्यक्ति को लेके आएंगे जिसको कानून की जानकारी हो, वो हमारे तरफ से लड़ेगा, तो उसी को क्या बोलते हैं? वकील। वकील कानून का जानकार होता है। तो उस समय भी यही नियम था कि अगर पुलिस आपको पकड़ती है तो आप वकील रख सकते हैं। लेकिन जब रॉलेट एक्ट लागू हुआ तो उसमें सीधा कह दिया गया कि कोई वकील नहीं, अगर हम पकड़ेंगे तुमको तो कोई वकील नहीं लाने देंगे। दूसरा चीज़, तुम अपना दलील भी पेश नहीं कर सकता। दलील का मतलब होता है अपना पक्ष रखना। दलील का मतलब क्या होता है? अपना पक्ष रखना, कि मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया है, ये सब भी तुम नहीं कर सकता, सीधे अरेस्ट। और अपील का मतलब समझ रहा है? रिक्वेस्ट। तुम अंग्रेजों से रिक्वेस्ट भी नहीं कर सकता, अपील भी नहीं कर सकता कि मुझे क्या कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए। ऐसा कानून, एक बार अरेस्ट कर लिए तो हो गया तुम्हारा काम। देख रहा है ना, एक बार अरेस्ट कर लिए तो तुम्हारा काम हो गया। ना तुम वकील ले सकता है, ना तुम अपनी दलील पेश कर सकता है, और ना ही तुम अपील दे सकता है। इसका मतलब क्या है? सीधे अंदर, सीधे अंदर। तो ये था रॉलेट एक्ट। इसे काला कानून के नाम से भी जानते हैं। किसे? काला कानून के नाम से भी जानते हैं। तो अब हम हेडिंग डाले थे कि प्रथम विश्व युद्ध और भारत, यही ना हेडिंग था हमारा? क्या हेडिंग था देखो, ठीक है। तो अब उसमें हम लिखेंगे, चलिए अब लिखते हैं इसमें बारे में। हेडिंग हमारा क्या था? प्रथम विश्व युद्ध और भारत। प्रथम विश्व युद्ध में ये ऐसे लिखते हैं, प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 1914 ईस्वी को हुई और
गांधी जी 9 जनवरी 1915 को भारत लौटे थे। विश्व युद्ध में एक तरफ मित्र राष्ट्र में मैंने बताया था कौन शामिल है, अंग्रेज भी थे इधर से, तथा दूसरी ओर धुरी राष्ट्र शामिल थे। अंग्रेजों को भारतीय सैनिकों की जरूरत थी, जिस कारण से, यहाँ देखो तो विजुअल है, दिख रहा है, जिस कारण से अंग्रेजों ने औपनिवेशिक स्वराज के बदले गांधी जी से, यहाँ पे प्रथम पहली लाइन में करेक्शन है, प्रथम विश्व युद्ध कर लेना, ठीक है। तो यहाँ लिखे थे औपनिवेशिक स्वराज के बदले में गांधी जी से भारतीय सैनिकों को युद्ध में शामिल होने की बात हुई। अब गांधी जी क्या करते हैं, गांधी जी सबको रिक्वेस्ट करते हैं कि हाँ भाई शामिल होइए। गांधी जी के आग्रह पर अधिक से अधिक भारतीय सैनिक विश्व युद्ध में हिस्सा लिए और अंततः 1918 में प्रथम विश्व युद्ध मित्र राष्ट्रों के नाम रहा। मित्र राष्ट्र में कौन शामिल था, तो अंग्रेज जीत गए ना, मित्र राष्ट्रों के नाम रहा, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि रॉलेट एक्ट क्या है। अब बात करेंगे रॉलेट एक्ट के बारे में। उन्नीस तो मैंने बताया था क्रांतिकारी गतिविधियों को रोकने के लिए रॉलेट एक्ट लाया गया था, ठीक है। तो इसमें लिखेंगे अंग्रेजों को पता था कि औपनिवेशिक स्वराज्य की मांग भारत में क्रांतिकारियों द्वारा औपनिवेशिक स्वराज की मांग भारत में क्रांतिकारियों द्वारा उठाया जाएगा, जिसको रोकने हेतु अंग्रेजों ने 1919 में ब्रिटेन में सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक कानून पास किया, जिसे क्या कहते हैं बेटा, जिसे रॉलेट
एक्ट कहा जाता है, इसे काला कानून भी कहते हैं। अब हम बात करेंगे कि रॉलेट एक्ट लागू तो हो गया, लेकिन रॉलेट एक्ट के विरोध में अब भारत में क्या हो रहा है उसके बारे में चर्चा करेंगे। बोर्ड इरेज करते हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं कि रॉलेट एक्ट के विरोध में भारत में क्या हो रहा है। पहले समझेंगे फिर लिखेंगे। देखिए, जैसे ही रॉलेट एक्ट की घोषणा भारत में कर दी गई, भारतीयों में हड़कंप मच गया कि एक तो तुम बात किया था कि देंगे औपनिवेशिक स्वराज, औपनिवेशिक स्वराज के बदले में तुम क्या दे दिया? रॉलेट एक्ट। ये तो धोखा हो गया भारतीयों के साथ। नहीं, गया था लड्डू लाने, लेके आ रहा है चना, और उसमें भी 4 डंडा दे भी रहा है कि चना भी खाएगा तुम। बात समझ में गया? मतलब आज़ादी के नाम पर तुम क्या दे रहा है? काला कानून। इसीलिए 6 अप्रैल 1919 को पूरे देश में, 6 अप्रैल 1919 को पूरे देश में इसके लिए हड़ताल की व्यवस्था की गई। पूरे देश में इस कानून का विरोध किया गया। कितने तारीख को? 6 तारीख को। पूरे देश में 6 अप्रैल को रॉलेट एक्ट के विरोध में देशव्यापी हड़ताल का आयोजन किया गया। 8 तारीख को गांधी जी को पंजाब बुलाया गया। 8 तारीख को क्या हुआ? 8 अप्रैल को बोला गया गांधी जी कहाँ आइए? पंजाब आइए, क्योंकि आप ही ने तो डिमांड किया था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग शामिल हो जाओ। किस में? अंग्रेजों की सैनिक में। तो अंग्रेज हमें क्या दे देंगे? आज़ादी। और कैसी आज़ादी? औपनिवेशिक स्वराज। गांधी जी कहाँ पहुँचे? जैसे ही गांधी जी पंजाब में उतरे, अंग्रेजी सैनिक, जिस प्रकार से गांधी जी उतरे उसी प्रकार से गांधी जी को दूसरे गाड़ी में बैठाया गया, ले जाकर जेल में ठूस दिया गया। तो गांधी जी 8 अप्रैल को पंजाब गए तो थे, लेकिन कहाँ पहुँचा दिए गए? जेल में। चलिए आप भी काला कानून के विरोध में अंदर। अब गांधी जी भी कहाँ पहुँच गए? जेल में। ठीक। 9 अप्रैल, इसके अगले दिन 9 अप्रैल 1919 को 2 स्थानीय नेता लोग था, 2 लोकल लीडर थे। नाम था डॉक्टर सत्यपाल तथा किचलू। डॉक्टर सत्यपाल तथा किचलू, ये दोनों लोकल लीडर थे। कैसे हमारे यहाँ भी लोकल विधायक, मुखिया, नेता नहीं होता, लोकल नेता। अब जैसे देशव्यापी नेता हो गए नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह, इस प्रकार से नहीं, ये लोग लोकल लीडर थे, पंजाब के क्षेत्र में नेतागिरी करते थे। तो इन लोगों ने एक शांतिपूर्वक मार्च किया कि हम रॉलेट एक्ट के विरोध में एक शांतिपूर्वक मार्च कर रहे हैं। कौन थे? उसका नेतृत्व कौन कर रहा था? डॉक्टर सत्यपाल और किचलू, 2 लोग थे। दोनों लोगों को 9 तारीख को अरेस्ट कर लिया अंग्रेजों ने। अंग्रेजों का मतलब ही क्या था? जो लोग इस कानून के विरोध में हमारे सामने खड़ा होगा, हम उसको क्या करेंगे? गिरफ्तार करेंगे। देखा, 8 अगस्त को कौन गिरफ्तार? 9 अगस्त को इन दोनों को गिरफ्तार। अब इन दोनों को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। अब धीरे धीरे जो पंजाब के लोग थे वो एकत्रित होने लगे। पंजाबियों ने सोचा कि सबसे पहले तो सत्यपाल और किचलू को आज़ाद करो, जेल से निकालो इन्हें, और इसके लिए अगर नहीं निकाला तो हम क्या करेंगे? हम हड़ताल करेंगे। 9 तारीख के बाद आता है 13 अप्रैल 1919। धीरे धीरे 1000 से ऊपर की संख्या पंजाब के एक फील्ड था, जालियांवाला बाग। क्या नाम था? जालियांवाला बाग। जालियांवाला बाग ये पंजाब के अमृतसर में पड़ता है। कहाँ पे? अमृतसर में स्थित था। तो जालियांवाला बाग में कैपेसिटी थी कि 1000 से ज़्यादा लोग बैठ सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ हाई स्कूल में कितना बड़ा फील्ड है, इससे भी बहुत बड़ा फील्ड था, उसमें 1000 की संख्या आराम से बैठ सकती थी। तो लोगों ने सोचा कि हम चलते हैं उसी फील्ड में बैठ के धरना प्रदर्शन देंगे। धरना का मतलब समझता है? बैठे रहेंगे, कहेंगे और सत्यपाल और किचलू को क्या कर दो? रिहा कर दो, जेल से निकाल दो। इसीलिए 1000 के ऊपर लोग जालियांवाला बाग में जाके शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन कर रहे थे। एक भी हथियार नहीं था, सब शांतिपूर्वक था। और उस दिन बैसाखी का दिन था। बैसाखी का दिन होता है पंजाब में, बैसाखी एक त्यौहार होता है जो मनाया जाता है। तो बैसाखी के दिन सब कोई बैठा हुआ था। अंग्रेजी सैनिकों ने उनको चारों तरफ से घेर लिया, पूरे फील्ड को चारों तरफ से घेर लिया, और सारे के सारे हथियार उनके ऊपर तान दिए गए। जनरल ओ डायर और जनरल आर डायर 2 अधिकारी थे उस समय पंजाब के क्षेत्र में। तो ओ डायर मेन अधिकारी था और आर डायर उस फील्ड में मौजूद था
इशारा करने के लिए पुलिस को। ओ डायर ने ऑर्डर, ये आर डायर ने पूछा ओ डायर से कि क्या किया जाए, भीड़ 1000 के ऊपर है। तो ओ डायर ने कहा गोली मारो। ओ डायर के आदेश पर आर डायर ने कहा फायर, और 1000 की संख्या पे अनगिनत गोलियां चलाई गई। उसमें लगभग 1000 के करीब लोग मर गए। कितने लोग मर गए? 1000 के लोग, 1000 के करीब लोग मर गए। इस बात की कड़ी निंदा हुई। रविंद्रनाथ टैगोर जो भारत के प्रथम नोबेल प्राइज विजेता हैं, उनको उस समय नाइटहुड की उपाधि दी गई थी अंग्रेजों के द्वारा। उन्होंने कहा क्या करेंगे नाइटहुड की उपाधि लेकर, वापस करो ये नाइटहुड की उपाधि। जब तुम मेरे देश के लोगों को ख़त्म कर दिया तो तुम मुझे उपाधि दे के क्या करेगा। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि अंग्रेजों को वापस लौटा दी। गांधी जी को कैसरे हिंद की उपाधि मिली थी, गांधी जी ने कैसरे हिंद की उपाधि लौटा दी। शंकरन नायर, एस शंकरन नायर उस समय वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में काम कर रहे थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, कहा कि नहीं करेंगे अंग्रेजों के लिए कोई काम। तो इस प्रकार से रॉलेट एक्ट के विरोध होते होते जालियांवाला बाग में हत्याकांड हो गया, जिसे हम नाम देते हैं जालियांवाला बाग हत्याकांड। कब हुआ था बेटा? 13 अप्रैल 1919 को, 13 अप्रैल 1919 को। इसकी जांच के लिए भारतीयों ने आवाज़ उठाया कि जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच होना चाहिए। जांच के लिए हंटर कमीशन की गठन की गई। उसमें विलियम हंटर उसके अध्यक्ष थे। हंटर आयोग की जब रिपोर्ट आई तो कहा कि मात्र 376 लोग तो मरे हैं। कितना लोग मरे हैं? 376, ओनली 376 लोग मरे हैं। लेकिन मरे कितना थे? 1000 से ऊपर, 1000 से ऊपर। जनरल ओ डायर से पूछा गया कि आपने गोली चलाने का आदेश क्यों दिया? तो ओ डायर का कहना था कि अगर हम गोली नहीं चलाते तो ये लोग फिर आंदोलन करने आते। ठीक है, पूछा गया कि जो लोग घायल हो गए थे उनको तुमने हॉस्पिटल क्यों नहीं पहुंचाया? तो क्या करेंगे बच के, वो बचते तो फिर हमारे खिलाफ बोलते, इसलिए उनको क्या होना चाहिए? मर जाना चाहिए। ठीक है, जनरल ओ डायर को कोई सज़ा नहीं दी गई। जनरल ओ डायर को भारत से हटा के कहाँ भेज दिया गया? इंग्लैंड भेज दिया गया। आराम से वहाँ जीवन फरमा रहे थे। तभी भारत के एक क्रांतिकारी सरदार उधम सिंह, क्या नाम था? सरदार उधम सिंह, इंग्लैंड जाके जनरल ओ डायर को गोली मार देता है। तो देखा क्या जुनून था उस समय लोगों में। यहाँ तो बच गए, लेकिन कहाँ जाके मारा? अब सरदार उधम सिंह को उसी इंग्लैंड के अंदर फांसी दे दी गई। वो भी मर गया, लेकिन ओ डायर को क्या कर दिया? खत्म कर दिया। वहीं ओ डायर जो 1000 लोगों के ऊपर गोलियां चलवाने वाला आदमी था। तो समझ में आया जलियांवाला बाग हत्याकांड और रॉलेट एक्ट। तो अब हम लिखेंगे रॉलेट एक्ट तो लिख लिए, रॉलेट एक्ट के विरोध में भारत में क्या हो रहा है और जलियांवाला बाग हत्याकांड किस प्रकार से हो रहा है। अब हम लिखना शुरू करते हैं कि उसके विरोध में क्या चल रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे रॉलेट, ये दिखाई पड़ रहा है? रॉलेट एक्ट का भारत में विरोध है। रॉलेट एक्ट के विरोध में 6 अप्रैल 1919 को देशव्यापी, देशव्यापी का मतलब होता है पूरे देश में। कहाँ पे? पूरे देश में देशव्यापी हड़ताल का आयोजन किया गया। हड़ताल का आयोजन किया गया। 8 अप्रैल 1919 को महात्मा गांधी पंजाब पहुंचे और अंग्रेजों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। अंग्रेजों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। 9 अप्रैल 1919 को पंजाब के 2 स्थानीय नेता कौन कौन थे बेटा? डॉक्टर सत्यपाल, पूरा नाम था सैफुद्दीन किचलू। डॉक्टर सत्यपाल एवं किचलू को
अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया। इरेज करके आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमने देखा कि 9 अप्रैल 1919 को सत्यपाल और किचलू को क्या कर लिया गया? गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद उन्हें रिहा कराने हेतु पंजाब में हड़ताल का आयोजन शुरू हुआ और 13 अप्रैल 1919 को लगभग 1000 से अधिक की संख्या में लोग जालियांवाला बाग में इकट्ठा हुए। ठीक है, तो ये था रॉलेट एक्ट के विरोध में। अब हम यहाँ से हेडिंग डालेंगे जालियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है, अब उसको पढ़ेंगे। अब अपना हेडिंग रहेगा जालियांवाला बाग हत्याकांड। जालियांवाला बाग हत्याकांड। तो इसमें लिखते हैं 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन अमृतसर में स्थित जालियांवाला बाग में लगभग 1000 से अधिक भारतीय शांतिपूर्ण धरना दे रहे थे। किस लिए धरना दे रहे थे? ताकि सत्यपाल और किचलू को क्या कर दिया जाए? छोड़ दिया जाए। धरना दे रहे थे। तभी जनरल ओ डायर ने आर डायर को गोली चलाने का आदेश दिया। और इसमें लगभग 1000 लोग मारे गए। इस नरसंहार का मतलब जिसमें नर मतलब क्या होता है? आदमी। नर संहार मतलब जिसका अंत कर देना। इतने लोगों का मृत्यु हो गया। इस नरसंहार को जालियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। आया समझ में जालियांवाला बाग हत्याकांड क्या है? ठीक है, तो इसको लिख लेना है। तो अभी हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से जालियांवाला बाग हत्याकांड हो गया। अब देखेंगे कि कौन कौन से लोगों ने अपनी उपाधियां या अपने पद को त्याग दिया। तो उसमें सबसे पहले हो जाएंगे रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर ने सर एवं नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिया। दूसरा पॉइंट में क्या लिखेंगे? शंकरन नायर
वायसराय की कार्यकारिणी परिषद, वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दे दिया एवं मोहनदास करमचंद गांधी जी ने कैसर ए हिंद की उपाधि त्याग दी। ठीक है, तो देखा कैसे हम लोगों ने जलियांवाला बाग हत्याकांड और प्रथम विश्व युद्ध के बारे में देखा। कल की क्लास में चर्चा करेंगे खिलाफत, असहयोग और स्वराज पार्टी के बारे में। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।